स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के साथ के सामने मोदी मजल के सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। विपक्ष के बड़े नेता की हत्या करने की साजिश में पकड़े गए व्यक्ति को सम्मानित करने की बातें करने लगे मोदी के मंत्री। बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी के साथ में क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री को दलित होने के कारण बीजेपी ने अपमानित किया है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में भाजपा मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जमकर चोरी हुई है दोस्तों। बताएंगे किन किन लोगों के कितने लाख रुपए चोरी कर लिए गए। इसी के साथ में दिल्ली के चुनाव आने से पहले बीजेपी के लोग फिर से मुस्लिमों को चुन चुनकर उनके साथ भेदभाव करने के लिए जगह जगह उतर चुके हैं दोस्तों। बताएंगे सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो हो रहे हैं वायरल। इसी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर जोरदार निशाना साधा। इसी के साथ में भाजपा का नेता गया था गुंडाई करने, लेकिन लड़की ने जमकर दौड़ा दिया दोस्तों। बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट है। इसी के साथ में प्रियंका गांधी को लेकर फिर से फेक न्यूज फैलाया है एक बड़े बाबा ने। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश परिवर्तन चाहता है और भाजपा सरकार से लोग हैं नाराज और देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के सबसे बड़े नेताओं में से एक सुखबीर बादल के ऊपर हुए अटैक के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी सरकार के मंत्री ने एकदम बेतुका और अपमानजनक टिप्पणी की है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसे मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है, ऐसे मंत्री रवनीत बिट्टू ने एक बयान देते हुए कहा कि सुखबीर बादल पर हमला करने वालों को सम्मानित किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों जिस व्यक्ति ने सुखबीर बादल की हत्या करने की कोशिश की उसको सम्मानित करने की मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के मंत्री। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कहा केवल भाजपा वाले हत्या हमले और दंगे का सपोर्ट करते हैं, आखिर बीजेपी में ऐसा क्या है कि वो हिंसा से इतनी प्रसन्न होती है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है, वह खून में खिलती है। कुल मिलाकर दोस्तों कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन भाजपा का कमल खून में खिलता है। इस तरीके से निशाना साधते हुए सुरेंद्र राजपूत ने निशाना साधा है दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार का मंत्री है, कोई छोटा मोटा नेता नहीं। आप लोग अपनी राय जो लिखा था दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में केशव प्रसाद मौर्य के बगल में देवरिया के जिला पंचायत के अध्यक्ष गिरीश त्रिपाठी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सरजानंद राय जैसे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जो कार्यक्रम में मौजूद थी उनको खड़ा रखा गया है दोस्तों, क्योंकि वो दलित महिला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सभा के दौरान उनका अपमान किया गया है। बीजेपी हमेशा महिलाओं और दलितों का अपमान करती है, इसका जीता जागता उदाहरण सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य देवरिया के अंदर एक सभा को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। एक बैठक चल रही थी, लेकिन इस बैठक के दौरान जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष जैसे लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि राज्य मंत्री का इस तरीके से अपमान किया गया कि उनको खड़ा रखा गया था। सवाल यह है कि एक राज्य मंत्री का दर्जा बड़ा होता है या किसी पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष का दर्जा बड़ा होता है। सबको पता है कि राज्य मंत्री का दर्जा बड़ा होता है तो उनको बैठने के लिए जगह दी जानी चाहिए थी, लेकिन उसका पूरी तरीके से अपमान किया गया है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि एक महिला और एक दलित जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है कैसा उनका अपमान किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों, क्या ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की या फिर कुछ और आप कहना चाहते हैं। साथ साथ पंजाब में बीजेपी के नेताओं की एंट्री पर 100% बैन लगाने जा रही है किसान मोर्चा। किसान नेता सरवंत सिंह पंढेर ने कहा है कि वो शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कुछ नहीं कर पा रहे, बार बार प्रशासन उनको रोक रहा है, तो अब यह फैसला लिया गया है कि इनको दिल्ली भी नहीं आने दिया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जब दिल्ली आने की कोशिश करेंगे तो उनका फिर पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि किसानों ने सही स्ट्रेटजी अपनाई है, भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली नहीं आने देगी तो फिर उनको पंजाब जाने का कोई अधिकार नहीं है, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा दोस्तों। साथ साथ शंभू बॉर्डर के अंदर टेंशन कायम है, किसानों ने रोका दिल्ली मार्च, सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। पुलिस की ओर से प्रतिरोध का सामना करने के बाद किसानों ने फिलहाल दिल्ली चलो मार्च को रोक दिया है। हरियाणा पुलिस ने किसानों से अपने विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस से आवश्यक अनुमति लेने को कहा है। इसे लेकर शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच में बहस भी हो गई। इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि किसान एक भीड़ के रूप में आगे बढ़ रहे थे, न कि 101 किसानों के जत्थे के रूप में। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और अन्य मुद्दों का समाधान की मांग को लेकर किसानों ने रविवार को पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू प्रोटेस्ट साइट से दिल्ली तक अपना मार्च फिर से शुरू करने की कोशिश की है। हालांकि हरियाणा पुलिस ने किसानों को कुछ ही मीटर दूर रोक दिया था। प्रदर्शनकारी और किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में झड़प भी देखने को मिली। साथ साथ दोस्तों पूरी दुनिया कर रही है बैलेट पेपर का इस्तेमाल, हम क्यों ईवीएम से करा रहे हैं चुनाव। शरद पवार ने साफ तौर पर फिर से स्पष्ट सवाल पूछा है दोस्तों। वहीं पर देश के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक कमल हसन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पहले हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ करता था हॉकी, लेकिन अब हमारा नया राष्ट्रीय खेल हो गया है हिंदू मुस्लिम। यानी दोस्तों जिस तरीके से देश के अंदर नए नए विवादों को उपजाया जा रहा है, जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हुए नए नए विवाद हर जगह हर कोने में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, और खाने पीने के साथ साथ पहनने को लेकर भी डिबेट डिस्कशन करवाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं माहौल को हर तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है। केवल दिन रात हिंदू मुसलमान चल रहा है, तो इसके बाद ये टिप्पणी पूरी तरीके से लाजमी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बयान दिया है कमल हसन ने, तो अपनी राय जरूर लिखता है। इसी के साथ में महुआ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे लालू यादव के लाल तेज प्रताप यादव ने हाजीपुर में एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। अस्पताल का उद्घाटन के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि महुआ विधानसभा सीट पर वह अपनी दावेदारी ठोकते हैं। तेज प्रताप यादव पहले भी महुआ सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वे नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे। आरजेडी के नेता तेज प्रताप रविवार को हाजीपुर में थे। वे एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए हाजीपुर के जोहरी बाजार में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मी से बातचीत की है। एक सवाल के जवाब में तेज प्रताप यादव ने कहा कि वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में फिर से उनके समर्थक कार्यकर्ता एक्टिव हो जाए, क्योंकि
कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। अस्पताल बनवाया है, महुआ का विकास हमने करवाया था। तेज प्रताप यादव हसनपुर के विधायक है। वर्तमान में 2015 के अंदर महुआ से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। पहली विधानसभा का चुनाव लड़ा था, चुनाव जीता था। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य मंत्री भी बनाए गए थे। 2020 के चुनाव में उन्हें यह सीट मुकेश रोशन के लिए खाली करनी पड़ी। खुद हसनपुर से चुनाव लड़े नीतीश कुमार 2022 में, जब दूसरी बार बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन का हिस्सा बने, तब तेज प्रताप यादव को एनवायरमेंट मिनिस्टर बनाया गया। तेज प्रताप यादव अपनी भक्ति भावपूर्ण स्वभाव को लेकर भी जाने जाते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर क्या ये सीट आरजेडी इनको दे पाएगी या फिर इनको पुरानी सीट से यानी अभी वाली सीट से ही मैदान में उतारा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दावेदारी तेज प्रताप यादव ने कर दी है। साथ साथ बिहार के इलेक्शन से जुड़ी और भी बड़ी अपडेट आप तक लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ में पंजाब के बाद दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सिखों के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने 2 सिख नेताओं जितेंद्र सिंह शंटी और सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को पार्टी में शामिल कराया है। इस समय आम आदमी पार्टी के 2 सिख विधायक है, जिसमें तिलक नगर के जर्नैल सिंह और चांदनी चौक से प्रहलाद सिंह साहनी है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सिख विधायकों को अपने साथ में और नेताओं को अपने साथ में लेकर आना चाहती है, ताकि अगले चुनाव के अंदर सिख वोटों को अपने साथ में एकजुटता के साथ लाया जा सके। एक मुश्त वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़ सके दोस्तों, क्योंकि अच्छी खासी आबादी दिल्ली के अंदर सिख वोटरों की है। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर सीएम शपथ समारोह के दौरान 13 लोगों के सोने की चैन और कैश चोरी हो गए हैं। टोटल मिलाकर 12,40,000 रुपए का सामान चोरी हो गया। शिकायत लेकर लोग पुलिस के सामने गए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ दोस्तों, ओप इंडिया की ओर से एक और ऐसी थ्योरी बनाई गई है जो पूरी तरीके से गलत साबित हो रही है। आपको बता दें कि हिंदू फोबिया ट्रैकर नाम से एक रिपोर्ट जारी करते हुए ओप इंडिया, जो दक्षिणपंथी और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाला न्यूज चैनल है, उसने रिपोर्ट देते बताया है कि हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसके बाद डिटेल में जानकारी देते बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मात्र एक हिंदू फोबिया का मामला सामने आया है, पंजाब में 11, इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में 4, हरियाणा में 4 और उत्तराखंड के अंदर 37। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 446 ऐसे मामले सामने आए हैं, मध्य प्रदेश में 125 और महाराष्ट्र में 82 ऐसे मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, इस तरीके के डेटा सामने आने के बाद लोगों ने सवाल पूछा कि ये जो कहा जा रहा है कि हिंदू फोबिया के कई मामले देश के अंदर सामने आए हैं, इसमें बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मात्र एक हेट क्राइम अगेंस्ट हिंदू हुआ है, जबकि 446 उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है? कुल मिलाकर इस तरीके की रिपोर्ट लाकर विपक्ष की सरकारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों, लेकिन उल्टा फंस गए हैं। और अब उत्तर प्रदेश पर ही कई सारे सवाल खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन दोनों जगह पर सबसे ज्यादा हेट क्राइम अगेंस्ट हिंदू बताया जा रहा है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान हिंदू सुरक्षित नहीं है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के लोग हिंदू लोगों को डराकर वोट मांगते हैं और इसीलिए डरा हुआ हिंदू बीजेपी को वोट करता है, इसीलिए बार बार देश के अंदर ये थ्योरी बनाई जाती है कि हिंदू खतरे में है। अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। दिल्ली के अंदर होने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद बार बार मुस्लिमों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। जो बड़ी जानकारी है उसके अनुसार दुकानदारों के पास जाकर उनका नाम पूछा जा रहा है। अगर कोई मुस्लिम नाम वाला व्यक्ति आता है तो उसको ठेले पर नाम लिखने के लिए कहा जाता है। अगर कोई हिंदू ठेले वाला है तो उससे अपने ठेले पर झंडा लगाने के लिए कहा जा रहा है। यानी मार्केट को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, हिंदू और मुस्लिम में। ये बीजेपी का पार्षद हर दिन करता है दोस्तों। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद कई सारे लोगों ने नाराजगी जाहिर की है दोस्तों। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर कई सारे ऐसे भाजपा के नेता है और अभी ये भारतीय जनता पार्टी का पार्षद काफी ज्यादा चर्चा में है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जो लेकर बताएगा। दिल्ली 2 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव में जाने वाली है, तो शायद इसीलिए इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आपस में मतभेद बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ हफ्ते का समय बचा हुआ है दोस्तों। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कई सारी यात्राएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की रेवड़ी कैंपेन शुरू कर दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी विधानसभा पर रेवड़ी पर चर्चा करने जा रही है। हर दिन 2000 रेवड़ी पर चर्चा सभा का आयोजन दिल्ली वालों के फीडबैक के लिए किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सर्वे में 99% लोग चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर मिलने वाली मुफ्त की बिजली, पानी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और शिक्षा की व्यवस्थाएं, तीर्थ यात्रा और महिलाओं को मिलने वाले मुफ्त बसों की यात्रा को इसी तरीके से बदस्तूर जारी रखना चाहिए। पार्टी से मिलने वाले फीडबैक को केजरीवाल तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे पार्टी चुनाव के कैंपेन में इस्तेमाल करने वाली है। यानी भाजपा के लोग ये तय है कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाएंगे कि फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भाजपा के आरोप लगाने से पहले ही फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने खुद के कार्यकर्ताओं को भेजकर रेवड़ी पर चर्चा करवा के लोगों के बीच में ये स्थापित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जितना आम आदमी पार्टी के फ्री स्कीम को रेवड़ी कल्चर बताकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट की अपील करेगी, उतना वोट उनके खिलाफ चला जाएगा। साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूरे झारखंड के इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो असम छोड़कर झारखंड में आकर बस गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष ढूंढ रही है, तो उनको हिमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए ताकि सभी को खुशी हो। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हिमंत बिस्वा शर्मा अगर वाकई झारखंड की इतनी चिंता करते हैं तो उनको असम में इस्तीफा देकर झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी का नेता विपक्ष बन जाना चाहिए। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे चुनाव से पहले और अब आकर शांति से अपने इलाके में असम में चले गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के लोग जमकर मजे ले रहे हैं, तो अपनी राय जो लेकर जाएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर बेटियां बीजेपी नेताओं की गुंडई के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने लगी है दोस्तों। सिंगरौली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्षद अर्जुन दास गुप्ता दबंगई दिखाकर
जमीन कब्जाने पहुंच गए। पार्षद की बेटी और पीड़ित परिवार जनों ने खूब खरी खोटी सुनाई है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं गुंडागर्दी कहीं भूमाफिया बनकर प्रभुत्व स्थापित करने में लगे हुए हैं। सरकार का सहयोग मिले ना मिले पर जनता इनकी गुंडागर्दी का मजबूती से सामना कर रही है और यही एक बड़ा मामला मध्य प्रदेश से सामने आया। साथ साथ दोस्तों राम भद्राचार्य जो अपने आप को बहुत बड़ा संत बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता माथा टेकने के लिए जाते हैं, उनके बगल में धीरेन्द्र शास्त्री बैठे हुए हैं जिन्हें बाबा बागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सभी बड़े तथाकथित संत यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर गलत दावा किया गया है। यह बताया गया कि प्रियंका गांधी के जीतने के बाद केरल के अंदर गाय की हत्या की गई है, गौ हत्या की गई है जश्न मनाने के लिए। इस पर सभी न्यूज चैनलों ने अपने तरीके से फैक्ट चेक करते बताया था कि यह दावा पूरी तरीके से गलत है। इसके बावजूद बार बार ये बातें बोलकर कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कई सारे ऐसे साधु संत हैं जिनको साधु संत नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आए दिन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए और भाजपा के एजेंडे को प्रमोट करते नजर आते हैं। ऐसे ही राम भद्राचार्य के द्वारा किए गए झूठे दावे पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है कि राम भद्राचार्य ने गलत बोला था या उन्होंने अपने बयान को करेक्ट किया हो। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब करने के लिए पूरा का पूरा एक तंत्र लगा दिया गया है। उसमें कई सारे साधु संतों को भी भाजपा अपने राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। साथ साथ बीएमसी का इलेक्शन महाराष्ट्र में काफी दिलचस्प होगा। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के टूटने के संकेत बताए जा रहे। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी बीएमसी के इलेक्शन में अकेले मैदान में उतर सकती है। अगर उद्धव ठाकरे चूकते हैं तो असली शिवसेना की लड़ाई में वो काफी कमजोर हो जाएंगे। यही वजह है कि शिवसेना अब धीरे धीरे नए सिरे से चुनाव के लिए स्क्रिप्ट बना रही है। दोस्तों दरअसल विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को तगड़ा झटका लगा और ज्यादातर सीटें जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जीत रही तो अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना को और ज्यादा मजबूती मिल गई है और लोग ये मानने लगे हैं कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को ज्यादातर सीटें मिली थी तब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को असली शिवसेना बताया जाता, लेकिन अब फाइनल मुकाबला बीएमसी के इलेक्शन में होगा। जो बीएमसी हमेशा से शिवसेना का गढ़ रहा है, इसमें से कौन सी शिवसेना यहाँ पर जीत हासिल करेगी यही तय करेगा कि आखिर जो गढ़ में जीतेगा वही असली शिवसेना होगा। सवाल यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ गठबंधन कंटिन्यू करेगा शिवसेना यूबीटी। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी आजकल देखने को मिल रही है ऐसा लग नहीं रहा कि ज्यादा दिनों तक महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे रहेंगे। साथ साथ दोस्तों वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद ईवीएम विरोधी एक कैंपेन चलाने का फैसला लिया है। दोस्तों वंचित बहुजन आघाड़ी ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। लोगों से ईवीएम के विरोध में सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर इसी सिग्नेचर अभियान के बाद एक बड़ा आंदोलन इनिशिएट किया जा सकता है। वंचित बहुजन आघाड़ी को भी जोरदार झटका लगाता। राज्य के अंदर उनको एक भी सीट नहीं मिली। शासक किरोड़ी लाल मीणा से मीडिया ने सवाल पूछा कि आपकी ही राज्य में सरकार है राजस्थान के अंदर, फिर भी आप अपनी सरकार से न्याय नहीं दिलवा पा रहे। वो कहने लगे कि सरकार अगर मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा दिए गए बयान पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ साथ ईवीएम पर लोग संदेह कर रहे हैं, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सुप्रिया सुले की ओर से कही गई इस बात पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ साथ ऑटो वाले भैया का ऐलान फिर लाएंगे केजरीवाल। ऑटो वालों ने बड़ी संख्या में फिर से अरविंद केजरीवाल का प्रचार करने का फैसला लिया है। दिल्ली के अंदर ऑटो वाले जिसके साथ खड़े हो जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने फिर से ऑटो वालों का सहयोग मांगा था और ऑटो वालों ने सहयोग दे भी दिया है। जगह जगह ऑटो पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार पूरे दिल्ली में होगा क्योंकि ऑटो पूरे दिल्ली से गुजरता है। दोस्तों तो प्रचार का ये सबसे अच्छा सबसे बेस्ट मॉडल होना चाहिए और आम आदमी पार्टी पहले भी ऐसा कर चुकी है। ऑटो के सहारे प्रचार करके बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के स्पीकर राहुल नावेकर होंगे। 105 विधायकों ने शपथ ली है और सीएम फडणवीस से मिलकर डिप्टी स्पीकर का पद भी एकनाथ शिंदे ने मांगा है। क्या उनको ये मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। साथ आदित्य ठाकरे बोले, कहा समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। सपा के नेता अबू आजमी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी में कोई फर्क नहीं है। आदित्य ठाकरे ने साफ शब्दों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते बातें कही है। देखते हैं क्या प्रतिक्रिया आती है। साथ साथ हम शरद पवार का सम्मान जरूर करते हैं लेकिन वह झूठ फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले की ओर से बयान आया है। महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम के बाद सीएम पद की शपथ ले ली गई। इसके बाद 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए। ईवीएम पर सवाल लगातार इंडिया गठबंधन खड़ा कर रहा है। ऐसे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरीके के सवाल नागवार गुजर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के दोहरे मापदंड के कारण ही समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हो गई है। ये बयान बीजेपी के लोग दे रहे हैं। दोस्तों शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार विपक्ष ने किया था और उम्मीद की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सरकार के लोग इलेक्शन के अंदर हुई धांधली की जांच करवाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। वहीं पर आदित्य ठाकरे बोले, कहा ईवीएम के खिलाफ हम पूरे प्रदेश के अंदर ईवीएम विरोधी मुहिम चलाएंगे। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी मुहिम लोगों तक पहुंचे और ये एक बड़ा जन आंदोलन आने वाले दिनों के अंदर बने। लोगों के द्वारा ही इस आंदोलन को बढ़ाया जा सकता है। ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर की वापसी हो सकती है। साथ साथ राजीव सरदेसाई बोले, कहा मोदी ने बस की सीट नहीं छोड़ी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी क्या छोड़ेंगे। 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की चर्चा को लेकर राजीव सरदेसाई ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक बार बस की सीट नहीं छोड़ी थी तो प्रधानमंत्री का पोस्ट क्या छोड़ेंगे। बस की सीट नहीं छोड़ने का किस्सा राजीव सरदेसाई ने अपनी किताब में विस्तार से बताया है। दोस्तों राजीव सरदेसाई कई बार नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले चुके हैं गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। उन्हीं दिनों का कुछ प्रकरण है जिसमें गाड़ी की सीट मोदी छोड़ने को तैयार नहीं थे तो प्रधानमंत्री का पोस्ट क्या छोड़ेंगे। ये साफ शब्दों में आने वाले दिनों के अंदर जो सवाल
उठने वाले हैं दोस्तों, उससे लेकर स्पष्टीकरण है। यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर मोदी के 75 साल की उम्र होने पर सवाल खड़ा करेगा तो शायद उसको बाहर का रास्ता ना दिखा दिया गया हो, क्योंकि मोदी पर नियम लागू नहीं होते, केवल भाजपा के कुछ लोगों पर नियम लागू होते थे, चाहे अटल अडवाणी या फिर मुरली मनोहर जोशी हो, उनको जरूर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जा रहा है। साथ साथ मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में कलह देखने को मिला। अवधेश प्रसाद से नाराज सूरज चौधरी ने 500 लोगों के साथ पार्टी छोड़ दी है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब सपा के सांसद अवधेश प्रसाद पर टिकट को लेकर परिवारवाद का आरोप लगाकर सूरज चौधरी ने 500 साथियों के साथ में समाजवादी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने वादा किया था कि सांसद बनने के बाद सूरज चौधरी को टिकट दिलवाएंगे, लेकिन अपने बेटे अजीत प्रसाद को ही अवधेश प्रसाद टिकट दिलवा रहे हैं। यानी परिवार के व्यक्ति को टिकट दिलाकर खुद के परिवार का ही अपना विधायक बनवाना चाहते हैं। लेकिन पार्टी के और कई वरिष्ठ नेता है जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। दोस्तों, इनको भी उम्मीद थी समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद उनको विधायक का चुनाव लड़ने का मौका देंगे, लेकिन अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे को ही आगे कर दिया है। साथ साथ दोस्तों, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे 50 गाड़ी लेकर योगी आदित्यनाथ का काफिला निकले या फिर 100 गाड़ी लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर के दौरे से पहले समाजवादी पार्टी के बिल्हौर के पूर्व विधायक रचना सिंह को अरौली थाना के अंदर हाउस अरेस्ट किया गया है। यानी योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से पहले रचना सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया गया ताकि वो योगी आदित्यनाथ का विरोध ना कर सके। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की जा रही है जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी और 2 पुरुष पुलिसकर्मी भेजे गए हैं ताकि समाजवादी पार्टी के नेत्री को विरोध ना करने दिया जा सके। कुल मिलाकर दोस्तों, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है ताकि योगी आदित्यनाथ अपना कार्यक्रम पूरा कर सके। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जिस तरीके से राजनीति करते हैं वो कभी भी कहीं भी जाकर किसी का विरोध कर सकते हैं और यही सबसे बड़ा डर का कारण रहता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि प्रशासन के लोग कितना भी प्रयास कर ले आवाज दबाने का, लेकिन जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, आज नहीं तो कल जनता जरूर जोरदार तरीके से विरोध करके समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में आकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा देगी। साथ साथ दोस्तों, तेजस्वी यादव बोले, कहा नीतीश भाजपा सरकार लाठी डंडों की सरकार है, ये सरकार सोई हुई सरकार है, युवाओं के रोजगार की आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार से बिहार की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। लाठियों से छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों का सर फोड़ने के बाद ये क्रूड एनडीए की सरकार अफवाहों की बातें कर रही है। 10 दिन से मुख्यमंत्री कहां सोए हुए थे, जिनके हाथ में पुलिस का पूरा प्रशासन है, पूरा महकमा है। साथ साथ दोस्तों, गुजरात की कोर्ट ने एक्स आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट, जिनको जेल में डाला गया, नरेंद्र मोदी के साथ इनका काफी आपस में 36 का आंकड़ा था और जेल में बंद थे कई दिनों से संजय भट्ट, उनको एक मामले में राहत मिल गई है। गुजरात की कोर्ट की ओर से उनको मुक्ति मिली है। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर उनको जेल से रिहा किया जाएगा। नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी और मजबूत प्रशासक के तौर पर जाने जाते रहे हैं संजीव भट्ट, और ऐसे में उनको जेल में बंद किए जाना काफी गंभीर मामला रहता है। दोस्तों, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का हेड अमित मालवीय कहते हैं कि 6 रेवड़ी देकर 12 गए डकार। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पर कई सारे आरोप लगाए गए, शराब घोटाले से लेकर दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला। इस पर राजीव निगम भी बोले, कहा खुद 12 रेवड़ी देकर पूरा देश डकार गए, ये कौन बताएगा। यानी भाजपा वालों ने जो वादे किए थे 2014 के चुनाव से पहले, जो रेवड़ी वाले वादे थे, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, लेकिन देश को बंटाधार करते हुए बीजेपी ने लोगों को रेवड़ी जो वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं, खुद रेवड़ी खाते रहे। साथ साथ महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर दिलचस्प तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर विधायकों के टिकट काटने जा रही है। तिमारपुर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दिलीप पांडे का भी टिकट कट गया है। दिलीप पांडे ने भले ही पार्टी में कुछ और काम करने वाली बात पर सहमति जाहिर करी हो, लेकिन कार्यकर्ता बगावत की आवाज बुलंद करने लगे हैं। तिमारपुर में आम आदमी पार्टी की पूरी विंग ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इस्तीफा देकर उन्होंने संभावित उम्मीदवार के लिए काम नहीं करने की घोषणा की है। एक वीडियो में एक महिला कार्यकर्ता रोती हुई दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है कि 3 दर्जन से अधिक लोग एक साथ अपने हाथों में कथित तौर पर इस्तीफा लेकर खड़े हैं। यह पार्टी के फैसले से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कार्यकर्ता और पदाधिकारी यह भी कह रहे हैं कि वो अपनी सदस्यता नहीं छोड़ रहे, लेकिन सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। वीडियो में वह कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिमारपुर विधानसभा के अंदर हम सारे लोग अपनी पार्टी के सदस्यता से नहीं बल्कि अपने पोस्ट से इस्तीफा दे रहे हैं। अभी जिसे पार्टी ने टिकट दिया है, जिसके खिलाफ हम लोग 3 चुनाव लड़े हैं, वो यहाँ से हमारा कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ेगा, हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, आम आदमी पार्टी भी पुरानी पार्टियों की तरह बाहर से लाए नेताओं को टिकट देने लगी है, जिससे स्थानीय कार्यकर्ता नाराज है। क्या आम आदमी पार्टी इनको मना पाएगी और क्या एंटी इनकम्बेंसी के कारण आम आदमी पार्टी को ऐसा करना पड़ रहा है, ये बड़े सवाल है। दोस्तों, दिल्ली में इस तरीके की ज्वाइनिंग लगातार जो बैक टू बैक देखने को मिल रही है, क्या आप कारण समझते हैं? पॉइंटर्स बनाकर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को भूल गई है और केवल मंदिर मस्जिद तलाशने में लगी पड़ी है। यह किसी भी तरीके से सही नहीं है। यदि किसान आंदोलन करता है तो उन्हें रोककर आवाज दबाने का कार्य किया जाता है। राकेश टिकैत ने दिल्ली से शामली जाते हुए पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी है। दोस्तों, इसी के साथ में असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों में 2026 तक अपने कार्यालय होंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया, यानी बीजेपी अपना टारगेट लेकर चल रही है। 2022 तक सबको घर देने की बातें कही गई थी, वो तो पूरा हुआ नहीं, गरीबों को घर मिला नहीं, लेकिन भाजपा हर जिले के अंदर अपना कार्यालय जरूर बना लेगी। ये वादा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। दोस्तों, ये वादा सफल भी हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार है और उनको कार्यालय
कार्यालय बनाने से मतलब ये तो सबको पता है और अब ये खुलकर बोल भी रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि गरीबों को घर बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन भाजपाइयों को खुद के कार्यालय की पड़ी हुई है, तो अपनी राय जो लेकर आएगा। साथ साथ पंजाब चंडीगढ़ से एक बड़ी अपडेट है कि राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम और नगर पार्षद के चुनाव की घोषणा कर दी है। नगर निगम नगर पार्षद के चुनाव 21 दिसंबर को होंगे। इसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होने वाली है। नामांकन 11 बजे से 3 बजे तक चलने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों ईवीएम से नगर निगम के इलेक्शन पंजाब में कराए जाएंगे। देखते हैं किस तरीके का रिजल्ट आता है। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही होगा जोरदार मुकाबला, या फिर शिरोमणि अकाली दल वापसी करने वाली है। साथ साथ लीडर ओपोजिशन राहुल गांधी जयपुर के अंदर खेड़ापति बालाजी आश्रम पहुंचे। राहुल गांधी जयपुर के अंदर पार्टी के नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये अच्छी बात है कि आने वाले दिनों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिख रहे थे आपको चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।